हेलो एंड वेलकम। स्वागत है, आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन शास्त्र आगे की बात, एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर। लेकिन उसे जानने से पहले हमें रौलत एक्ट को जानना पड़ेगा। आगे फिर हम इसी वीडियो में जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जलियांवाला बाग और रौलत एक्ट आपस में कनेक्टेड हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। रौलत एक्ट, जिसका नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। अब इसका जो नाम था रौलत एक्ट, ये पड़ा था जो वहाँ की जो कमिटी थी जिसने इसको रिकमेंड किया था, सर सिडनी रौलत उसके प्रेसिडेंट थे। उन्हीं के नाम से ये एक्ट को नाम दिया गया था रौलत एक्ट। अब अंग्रेज़ों को क्या ज़रूरत पड़ी ये एक्ट बनाने के लिए? तो इसका मेन मकसद था जो क्रांति हो रही थी, जो रेवोल्यूशन हो रहा था, उसको दबाने के लिए। और इसके कई ऐसे नियम थे जो कि गैरकानूनी थे। जैसे एक नियम ये था कि आप अपील नहीं कर सकते, आप अपनी दलील सामने दे नहीं सकते अपने बचाव के लिए। और पुलिस को पूरा अधिकार होता था कि आपको शक के आधार पे जब तक चाहे जेल में रख सकती है विदाउट एनी सबूत, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी था। ये एक्ट जब 19 मार्च को आया तो उसके बाद गांधी जी ने इसका खंडन करते हुए इसको काला कानून कहा और मोतीलाल नेहरू जी ने एक नारा दिया था, ना अपील, ना दलील, ना वकील। अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद गांधी जी ने रौलत सत्याग्रह का ऐलान किया कि हम इसके खिलाफ एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह का प्रदर्शन करेंगे। जैसे ही गांधी जी ने रौलत सत्याग्रह का एक प्लान बनाया कि हम अब रौलत सत्याग्रह करेंगे, उसके बाद 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में एक आंदोलन चालू किया गया। इसके बाद गांधी जी ने ऑफिशियली यानी कि आधारिक तौर पर 6 अप्रैल 1919 को ये डिक्लेयर किया कि हम पूरे भारत भर में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जैसे ही गांधी जी ने यह ऐलान किया कि हम भारत भर में आंदोलन करेंगे, अंग्रेजी सरकारें बहुत अच्छे से जानती थी कि इंडिया के लोग इसका पूरा पालन करेंगे और गांधी जी की बात मानेंगे। गांधी जी ऐसे आदमी थे, ऐसे व्यक्ति थे कि जिसका बात पूरा भारत देश मानता था, भारत के लोग मानते थे। अब उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब ये जो आंदोलन चल रहा था इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पंजाब क्षेत्र में था। अब उन्होंने क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट पहले से ही किया था। अब उन्होंने क्या सोचा कि अब पंजाब के जो 2 सबसे बड़े नेता थे उस टाइम के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन लोग ने क्या दिमाग लगाया कि हम इन्हें भी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब लीडर ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन आगे बढ़ेगा कैसे? अब इन दोनों को भी 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार ने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट किया, उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन किया गया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, जो कि है अमृतसर में। जैसे ही जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चालू हुआ, तब के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन्होंने, वाइसरॉय कौन होता था? वाइसरॉय वो जो कंपनी के तरफ से, अगर आपको मैं बता दूं तो भारत पर किसी देश ने राज नहीं किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, तो कंपनी के द्वारा जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो भारत को संभालेगा, भारत के ऊपर एक टाइप से राज करेगा या जो शासन देखेगा, वो होता था वाइसरॉय। अब उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उन्होंने ऑर्डर्स दिए जो उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब माइकल ओडॉयर को कि आप इसको रोकिए। अब माइकल ओडॉयर ने, जो उस टाइम के जो कमांडर थे पंजाब के, आर डॉयर, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि माइकल ओडॉयर और आर डॉयर कौन है, ये दोनों अलग अलग आदमी थे। अब जैसे ही माइकल ओडॉयर ने ऑर्डर दिया आर डॉयर को कि आप जाइए
और उसको रोकिए। वैसे ही आर डॉयर ने गए और जहां पर वो आंदोलन हो रहा था, वो जो जगह थी उसका नाम था जलियांवाला बाग, तो उसको दोनों तरफ से घेर लिया और वहां पे जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि आप इनको शूट करिए। लगभग 1500 से 2000 लोग इसमें मारे गए थे, 1200 से 1500 लोग घायल हुए थे और 4 से 500 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। ये इतना बड़ा नरसंहार था। बच्चे, बूढ़े, औरत, किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको बहुत बेरहमी से मारा गया। अब जैसे ये घटना घटी, पूरे भारत भर में ब्रिटिश सरकार की निंदा होने लगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जो सोल्जर थे वहां के जिन्होंने उनको मारा था, वो थे गोरखा राइफल्स को ऑर्डर दिया गया था आर डॉयर और माइकल ओडॉयर द्वारा। अब उसके बाद गांधी जी ने उनको जो एक उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों द्वारा, केसर हिंद, और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड, एक उपाधि होती थी नाइटहुड, और एक उपाधि होती थी कि उनको जो दिया था ब्रिटिशर्स ने, किसको? गांधी जी को दिया था केसर हिंद, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया था नाइटहुड। ये दोनों जन ने अपनी अपनी उपाधि वापस कर दी इस घटना को की निंदा में। अब जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने देखा, जो भारत के बड़े बड़े लोग थे, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक एक करके अपनी अपनी उपाधियां वापस करने लगे, तो उनको लगा कि अब इस चीज को दबाना पड़ेगा। क्या क्या किया जाए जिससे दबाया जा सके चीजों को? तो उन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम था हंटर कमीशन या हंटर आयोग। अब इसमें उन्होंने क्या दिमाग लगाया? चुन चुन कर अपने 3 इंडियन लोगों को डाला जो उनके फेवर में थे, जो उनके साइड में थे, उनको डाला, और 5 ब्रिटिश लोग को रखा। अब जब इसकी रिपोर्ट सामने आई तो वो जो घटना थी वो तो और अजीब थी और शर्मनाक थी, क्योंकि जब रिपोर्ट सामने आई तो ये उसमें रिपोर्ट में लिखा गया कि खाली 379 लोग ही मरे हैं, बस 379 लोग ही मरे हैं, और जो माइकल ओडॉयर थे वो निर्दोष हैं, ऐसा बी हंटर कमीशन ने, आयोग ने बोला। अब बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और जिसने छानबीन की, और ये पता चला कि जो सच था वो तो सामने आना ही, आप कितना भी उसको छुपा नहीं सकते। अब ये पता चला कि जो माइकल ओडॉयर थे वो दोषी थे और वही कारण थे, वो जानबूझ के ये चीजें की गई थी, जानबूझ के शूट आउट लोगों का कराया गया था। अब ये जो घटना घटी थी जलियांवाला बाग की, ये हुई थी 1919 में, और इसका जो बदला लिया वो लिया सरदार उधम सिंह जी ने 1940 में कैक्सटन हॉल लंदन में माइकल ओडॉयर को जाकर उन्होंने गोली मार दी और एक तरीके से जलियांवाला बाग जो नरसंहार, जो मैसेकर हुआ था, उसका बदला लिया। आशा करते हैं कि आपको आज का ये जलियांवाला बाग और रौलत एक्ट का के ऊपर ये जो वीडियो था वो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ते रहिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।